साबरमती नदी। सबसे पहले हम साबरमती नदी की बात करें तो साबरमती नदी का उद्गम कहां से होता है, बता सकते हो? पता ही नहीं है। साबरमती नदी का उद्गम या तो हमें जो प्रमुख रूप से स्थान मिलता है वो स्थान मिलता है फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल, और फुलवारी की नाल कौन से जिले में पड़ती है? उदयपुर जिले में फुलवारी की नाल पड़ती है। कई बार कई किताबों के अंदर क्या है, अपने को फुलवारी की नाल ने मिलकर के इस स्थान पर हमें एक और नाम मिलता है, वो है पदराला पहाड़ी। पदराला पहाड़ी। नाल का मतलब होता है दर्रा, दो पहाड़ियों के बीच का जो नीचा क्षेत्र होता है उसे तो क्या बोल देते हैं? नाल बोल देते हैं या दर्रा बोल देते हैं। हो सकता है कि फुलवारी की जो नाल है वो कौन सी अपने पहाड़ी के अंदर हो? पदराला पहाड़ी के अंदर हो, पदराला पहाड़ी। तो हम दोनों नाम ध्यान में रखेंगे, भले तो पदराला पहाड़ी नाम आ जाए, भले फुलवारी की नाल नाम आ जाए, दोनों नाम हम ध्यान में रखेंगे। फिर नदी जाती कहां है, कहां विलुप्त होती है ये नदी? कौन से अपवाह तंत्र का भाग है? तो अरब सागर के अपवाह तंत्र का भाग है, और खंबात की खाड़ी में ये नदी गिरती है। खंबात की खाड़ी, और खंबात की खाड़ी कौन से सागर के अंदर स्थित है? अरब सागर के अंदर स्थित है। जब हम पढ़ते हैं ना कि जैसे ये प्रायद्वीपीय भारत है, तो ये वाला जो भाग है ये कौन सी खाड़ी कहलाती है? खंबात की खाड़ी, और ये इस प्रकार से आके नदी यहाँ पर गिरती है, खंबात की खाड़ी में ये नदी गिरती है। फिर इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इस नदी की कुल लंबाई है 416 किलोमीटर, और राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई बहुत ही कम है, सिर्फ 45 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई है। ठीक है, तो दो बात क्या नोट करेंगे हमें? एक तो उद्गम हमने लिख लिया, विलुप्ति स्थल हमने लिख लिया, एक बात इसमें लिख देते हैं कुल लंबाई। कुल लंबाई, कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? 416 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में लंबाई कितने किलोमीटर है? तो 45 किलोमीटर राजस्थान में लंबाई है इस नदी की। दो बात होगी। फिर राजस्थान के कौन से जिले में बहती है? तो राजस्थान के सिर्फ एक ही जिले में बहती है, वो जिला कौन सा है? उदयपुर। तो हम एक बात ये नोट कर सकते हैं कि बहाव का जिला, बहाव का जिला कौन सा है राजस्थान में? उदयपुर। बहाव के राज्य, बहाव के राज्य कितने राज्यों में बहती है? तो पहले तो ये कौन से राज्य में बहती है? राजस्थान में, और राजस्थान के बाद में ये कौन से राज्य में चली जाती है? गुजरात राज्य के अंदर ये चली जाती है। तो दो बहाव के इसमें राज्य हमें ध्यान में रखने हैं। अगली हम बात करें इसमें, तो हमें इसमें बात जो ध्यान में रखनी है वो इसकी सहायक नदियों की बात ध्यान में रखनी है कि साबरमती नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। खूब सहायक नदियां 10-15 से भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन हमें सारी नदियां याद नहीं करनी, हमें उन्हीं नदियों को याद करेंगे जो लगभग पेपर में आती रहती है। 5-6 नदियों के नाम हम नोट कर लेते हैं। जैसे एक का नाम है मानसी, कौन सी नदी है? मानसी। एक का नाम है वाकल, एक का नाम है मधुमती, एक का नाम है हथीमती। मानसी, वाकल, मधुमती, हथीमती, सेई। ये कौन सी नदी है? सेई। बना लो इसको ऐसे का ऐसा ही बना लो, कोई सहायक नदियों के, इसमें कोई सहायक नदियों से ज्यादा कोई प्रश्न आते नहीं है, नाम ही पूछा जाता है कि सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो एक हमने लिखनी है, जैसे मानसी, वाकल, मधुमती, हथीमती, सेई, वेत्रक, वेत्रक, मेसवा और मोहर। वेत्रक,
मेसवा और मोहर, इधर बना देते हैं एक वेतरक, मेसवा और मोहर, ये किसकी सहायक नदियां हैं? साबरमती की सहायक नदी है। साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम स्थित है। कौन सा आश्रम है? साबरमती आश्रम। स्थापना किसने की थी इस आश्रम की? तो बताओ किसने की थी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने इस आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, एक ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। और जब स्वतंत्रता संग्राम शुरू, जो गांधी युग के नाम से जानते हैं, तब हम एक बात शायद ये पढ़ते हैं कि गांधी जी ने एक शपथ ले ली थी एक प्रकार से कि जब तक मैं भारत को आजाद नहीं करवा दूंगा तब तक वापिस कभी साबरमती आश्रम नहीं लौटूंगा। और कहते हैं कि भारत को आजादी दिलाने के बाद में गांधी जी वापस साबरमती आश्रम के अंदर लौटते हैं। ऐसी कुछ कहानी भी है इनसे जुड़ी हुई। गुजरात की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर। गांधीनगर भी कौन सी नदी के किनारे है? तो साबरमती नदी के किनारे है। तो एक तो हमें स्थान नोट करते हैं गांधीनगर, और एक हम स्थान नोट करते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद, अहमदाबाद, गांधीनगर और साबरमती आश्रम तीनों कौन सी नदी के किनारे है? तो साबरमती नदी के किनारे है। मानसी, वाकल, मधुमती, हतिमती, सेई, मेसवा, मोहर और वेतरक किसकी सहायक नदियां हैं? तो साबरमती की सहायक नदियां हैं। बस यही बातें इसमें प्रमुख रूप से ध्यान में हमें रखनी है। फिर हमें एक दो थोड़ी सी परियोजना के बारे में बात नोट करनी है, वो हम कर लेते हैं। ये बना लिया होगा या बना रहे हो अभी? पढ़े आगे। अब एक बात तो हमें इसमें लिखनी है, सेई परियोजना। सेई परियोजना, तो हम हेडिंग लगा देते हैं इसी में, सेई परियोजना। सेई परियोजना क्या है? सेई परियोजना और क्या सेई परियोजना से प्रश्न आता है? तो सेई, हाँ जी, इसका स्थापना का सन मनीष सर बताएंगे। भारत, उसका भारत का इतिहास वो पढ़ाते हैं, बताने को मैं बता दूं लेकिन कोई अपने है ही नहीं। सिर्फ इतना हम ध्यान रखेंगे, इस नदी राजस्थान से निकलती है, इसके नाते ही हम साबरमती आश्रम पढ़ रहे हैं। बाकी संभावना नहीं है राजस्थान के भूगोल में साबरमती आश्रम का क्वेश्चन है। जीके के अंदर पढ़ लेते हैं, पढ़ रहे हैं तो अपने लिए एक अच्छी बात है कि हमें थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा कि ठीक है साबरमती आश्रम कौन सी नदी के किनारे है। बाकी जो हमारे प्रश्न आएगा ना, वो प्रश्न इससे ऊपर ऊपर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये है ही नहीं हमारे। और ज्यादा पूछेगा तो एक ये बात पूछ लेगा कि गिरती कहाँ है। भूगोल के अकॉर्डिंग प्रश्न इतना ही आता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बता रहा हूं आपको। लगभग 1916 के आसपास, 1916 या 17 के अंदर गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। इनका एक कोई दोस्त था, उन्होंने इनको जमीन दी थी दान के अंदर, उस स्थान पर आश्रम बनाया गया था। ऐसी कुछ बात है। सेई परियोजना सेई नदी के ऊपर है, उदयपुर में है, उदयपुर। सेई परियोजना उदयपुर। इस परियोजना का महत्व क्या है? तो इस परियोजना को ध्यान में रखने के लिए इससे पहले हम एक बांध पढ़ के आए हैं, जवाई बांध। कौन सी नदी पर है? जवाई नदी पर है। और उसमें हमने एक बात लिखी थी कि जवाई बांध में जलापूर्ति करने के लिए कौन सी परियोजना का विकास किया गया है?
से ही परियोजना का विकास किया गया है। तो एक बात ये नोट करेंगे कि जवाई बांध को, इसमें यही बात लिखनी है कि जवाई बांध को जलापूर्ति रखने हेतु, जवाई बांध में, जवाई बांध में जलापूर्ति रखने हेतु, यहां जवाई बांध में जलापूर्ति रखने हेतु यहां 6.7 किलोमीटर लंबी, 6.7 किलोमीटर लंबी जल सुरंग का, जल सुरंग का निर्माण किया गया है, निर्माण किया गया है। तो ये परियोजना हो गई सेई परियोजना। तो एक ये सेई परियोजना के बारे में हम बात ध्यान में रख लेंगे। अब हमें अगली नदी पढ़ते हैं इसके बाद में, पश्चिमी बनास नदी, पश्चिमी बनास नदी। बनास दो है, एक तो नॉर्मल सीधी बनास पढ़ लेते हैं और एक कौन सी बनास पढ़ते हैं, पश्चिमी बनास। बनास नदी तो अपना जल गिराती है बंगाल की खाड़ी में, और पश्चिमी बनास अपना जल गिराती है अरब सागर में। ये नोट कर लिया होगा जवाई बांध वाला। हेडिंग लगाइए पश्चिमी बनास नदी, पश्चिमी बनास नदी। सिरोही के अंदर पहाड़ियां पड़ती है, सनवारा की पहाड़ी, सनवारा की पहाड़ी। सिरोही में यहां से एक नदी निकलती है, कोई ज्यादा कोई बड़ा डायग्राम नहीं बनाना है, छोटा सा डायग्राम बनाना है, कोई ज्यादा कोई सहायक नदियां भी नहीं लिखनी है, एक सहायक नदी प्रमुख रूप से इसमें बनानी है। तो छोटा सा डायग्राम बना लो। सनवारा की पहाड़ी सिरोही से कौन सी नदी निकलती है, तो पश्चिमी, सनवारा की पहाड़ी सिरोही से कौन सी नदी निकलती है, पश्चिमी बनास नदी निकलती है, और गिरती कहां है, तो कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में ये नदी क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, या हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं अरब सागर। एक तो ये दो राज्यों के अंदर बहती है, राजस्थान और गुजरात, और गुजरात में इस नदी के किनारे एक शहर है, इस शहर का नाम है डीसा। कौन सा शहर है, डीसा। जब आप 1857 की क्रांति पढ़ोगे तब आप पढ़ोगे कि अजमेर की सुरक्षा के लिए एक यूरोपियन सैनिकों की बटालियन आई थी। कौन से शहर से आई थी, डीसा शहर से आई थी। तो यह डीसा शहर गुजरात में कौन सी नदी के किनारे है, पश्चिमी बनास नदी के किनारे है। फिर इसकी एक सहायक नदी है, इस सहायक नदी का नाम है सूकली नदी। कौन सी नदी है ये, सूकली नदी। हाँ जी, कई बार आ सकती है, आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक आपको खारी कितनी पढ़ाई है, कितनी खारी बता दी आपको। एक तो हमने खारी पढ़ ली कि खारी जो नदी है वो सांबर झील में गिरती है। फिर हमने एक खारी पढ़ ली कि लूणी के अंदर आती है, और एक खारी इसकी सहायक भी है, एक खारी पश्चिमी बनास की सहायक भी है, और एक खारी उसके बाद में आगे बनास आएगी, उसके साथ में भी खारी आ जाएगी। तो नदियां हैं। अब मान लो किसी का नाम है, मान लो किसी का नाम क्या बताएं, क्या नाम लें, किसका नाम लें, मान लो किसी का नाम रामलाल है, तो रामलाल नाम का कोई जरूरी तो नहीं है कि एक ही आदमी होगा, बहुत सारे हो सकते हैं। तो ऐसे ही नदियों के बारे में
कि एक नाम की कई नदियां हो सकती है। बनास नाम की 2 नदियां थी, उनमें पहचान करने के लिए एक का नाम क्या कर दिया, पश्चिमी बनास कर दिया। बस ऐसे ही है, नाम रख दिया जाता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो सूकली नदी का उद्गम कहां से होता है, लिख दीजिए, सिलारी पहाड़ी सिरोही से सूकली नदी का उद्गम होता है। सिलारी पहाड़ी, सिलारी पहाड़ी कहां पड़ती है, तो सिरोही में पड़ती है। इस नदी पर एक परियोजना है, इस परियोजना का नाम है पश्चिमी बनास परियोजना। कौन सी परियोजना है, पश्चिमी बनास परियोजना। और इसी के अपने किनारे एक शहर की बात करें, पश्चिमी बनास नदी के किनारे, तो आबू रोड जो शहर है, आबू नाम के 2 शहर है, एक तो जिसे माउंट आबू बोलते हैं, वो तो आबू के पठार पे स्थित है, और एक है आबू रोड नाम से शहर, जो आबू थोड़ा क्या नीचे है, आबू के पठार पे नहीं है, थोड़ा क्या नीचे है। तो जो आबू रोड जो शहर है ना, आबू रोड शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो पश्चिमी बनास नदी के किनारे स्थित है। एक ये बात हमें इसमें ध्यान रखनी है, ज्यादा और इसमें कुछ लिखना है नहीं। एक बात तो ये लिखनी है कि सूकली नदी पर एक परियोजना है जिसे सूकली सेलवाड़ा परियोजना के नाम से जानते हैं। सूकली सेलवाड़ा परियोजना सिरोही जिले से संबंधित है ये परियोजना, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं पश्चिमी बनास की सहायक नदी, पश्चिमी बनास की सहायक नदी। तो एक तो है खारी, एक हमने अभी लिख ली सूकली, एक है सिप्पू, एक है बलराम। खारी, सूकली, सिप्पू, बलराम, सुकेत, ये सारी की सारी किसकी सहायक नदियां हैं, ये सारी की सारी पश्चिमी बनास की सहायक नदियां हैं। एक लिख सकते हैं इसमें सुकेत, ये इसकी सहायक नदियां हैं। कुल लंबाई कितनी है, तो पश्चिमी बनास नदी की कुल लंबाई है 260 किलोमीटर, कुल लंबाई 260 किलोमीटर। इससे ज्यादा प्रश्न बनते नहीं है, क्योंकि इसकी राजस्थान में लंबाई कम ही है, तो ज्यादा लंबाई का इसका उल्लेख मिलता ही नहीं है किताबों के अंदर। तो कुल लंबाई हमें जरूर मिलती है कि कुल लंबाई इस नदी की कितनी है, 260 किलोमीटर है। ज्यादातर जो प्रश्न आता है ना इस नदी से, वो प्रश्न आता क्या है, प्रश्न ये आता है कि पश्चिमी बनास किस अपवाह तंत्र की नदी है। तो कौन से अपवाह तंत्र की नदी है, हम कौन सा अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं, अरब सागरीय अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं, तो अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नदी है ये, अंतिम अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नदी थी। ठीक है, इसके साथ में अपना अरब सागरीय अपवाह तंत्र कंप्लीट होता है। अब अगली नई हेडिंग लगाइए आप, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, ये बना लिया होगा सभी ने। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, क्या चीज है, लिखा ही नहीं मैंने राजस्थान में लंबाई, ना मैंने बताई ना मुझे याद। ठीक है, इसकी लंबाई लिखनी नहीं है राजस्थान में, क्योंकि किसी भी किताब के अंदर एक इकाई मिलती नहीं है, कोई कितनी बता रहे कोई कितनी बता रहे, जब किताब वालों में समानता नहीं है तो हम कौन सी लिखे हुए। हाँ, टोटल लंबाई कितनी है, 260 किलोमीटर। 47 किसके दिमाग में आया, 45 इसका नहीं बताया मैंने, पीछे वाली का बताया। कई बार अगले में थोप देते हो आप, इस आपने बताया, मेरे याद ही नहीं मैंने कहां से बता दिया, है ना। एक बार पहले भी हुआ था ऐसे,
चूलिया जलप्रपात है एक, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चंबल नदी पर। तो मैंने लंबाई बताई मैंने जाखम बांध की 81 मीटर। कोई ऐसे स्टूडेंट आ गया कि सर आपने 81 किलोमीटर चूलिया जलप्रपात की बताया, मेरे याद ही नहीं, मैंने बता कहां से दी। तो याद नहीं कहां से बताएंगे। बाद में देखी तो उसकी लंबाई थी, वो लंबाई थी 18 मीटर, बहुत पहले की बात है। बस ऐसी बात हो गई थी, अब बड़ी हुई है वही। कई बार क्या आप अचेतन मन में होते हो, अचेतन मन में होता है ना दिमाग, अपने आप ही लिख देता है। अपने कई बार देखते हैं नोट्स देखते हैं, कोई आ जाता है कि सर ये आपने गलत लिखा दिया, बाद में देखते हैं कि सर ने लिखा ही नहीं, खुद ने लिख दिया। दूसरे की कॉपी चेक करते हैं, होता ही नहीं है वैसा कुछ, कई बार होते हैं। तो लिखते हैं बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र में लिखते हैं वे नदियां जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना जल बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिराती है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है, वे नदियां बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र में सम्मिलित की जाती है, सम्मिलित की जाती है। अब इसकी कुछ विशेषता की बात कर लेते हैं। इसकी विशेषता की जब बात आती है तो एक बात तो सामने ये आती है कि राजस्थान में जो सर्वाधिक नदियां हैं वो कौन से अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। तो सबसे ज्यादा नदियां बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र के अंतर्गत ही आती है। कितने प्रतिशत नदियां या कितने प्रतिशत भाग है अपवाह तंत्र का, तो 24% भाग है। तो लिखेंगे राजस्थान की सर्वाधिक नदियां, राजस्थान की सर्वाधिक नदियां इसी अपवाह तंत्र, इसी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है, के अंतर्गत आती है। एक तो ये बात ध्यान में रखनी है। और इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत की जो नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती है। इस अपवाह तंत्र की नदियां इस अपवाह तंत्र की नदियां डेल्टा का निर्माण, डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, एक ये बात हम ध्यान में रख लेंगे। राजस्थान की कुल नदियों का या राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का, कुल अपवाह तंत्र का 24% भाग इसमें शामिल किया जाता है, इसमें शामिल किया जाता है। एक ये बात हम ध्यान में रख लेंगे। अब हम हेडिंग लगाते हैं बनास नदी।
बनास नदी। बनास किसकी सहायक है? और अनास, ये नोट कर लिया सभी ने? जल्दी नोट करो इसे, फिर एक डायग्राम बनाएंगे अपने। यहां तक कर लिया होगा? यहां तक ही नहीं किया? कर लिया। नदी कौन सी लिखनी है? बनास। देखो वैसे तो ये नदी खूब टेढ़ी मेढ़ी बहती है, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी इस बोर्ड पे बना पाना उतनी संभव नहीं है। तो ये है खमनोर की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी। और खमनोर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी निकलती है। ठीक है। और इसी खमनोर की पहाड़ी के अपने पास में बात करें तो एक यहां मैं बनाता हूं पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है गोगुंदा की पहाड़ी। गोगुंदा की पहाड़ी। और इस गोगुंदा की पहाड़ी से भी एक नदी निकलती है इस प्रकार। ठीक है। गोगुंदा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो आयड़ नदी निकलती है। कौन सी नदी है? आयड़ नदी। आयड़ नदी आगे जाकर के गिरती है उदय सागर झील में। उदय सागर झील में गिरती है। उदय सागर झील में गिरने के बाद में इस नदी का नाम हो जाता है बेड़च नदी। कौन सी नदी नाम हो जाता है इसका? बेड़च नदी नाम हो जाता है। जब इसका नाम बेड़च नदी हो जाता है तो बेड़च नदी होने के बाद में इसमें एक नदी आकर के मिलती है, उस नदी का नाम है गंभीरी नदी। कौन सी नदी है? गंभीरी। गंभीर नहीं है, गंभीर अलग है, ये नदी है गंभीरी नदी। ठीक है। यहां पर इसमें एक नदी आकर के मिल जाती है, इस नदी का नाम है गंभीरी नदी। गंभीरी नदी। और जहां पर यह नदी मिलती है वहां पर एक दुर्ग स्थित है। कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग या चित्तौड़ दुर्ग लिख देते हैं, चित्तौड़ दुर्ग। आयड़ नदी के किनारे एक सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता स्थित है। गंभीरी की बाद में इसमें एक नदी आकर के मिलती है, इस नदी का नाम है गुजरी। इसमें एक नदी आकर के मिलती है, इस नदी का नाम है गंभीरी गुजरी वामन। कौन सी नदी है? वामन। और आगे जाकर के ये नदी कौन सी नदी में मिलती है? तो आगे जाकर के ये नदी इस प्रकार से मिल जाती है और इस नदी का नाम है मेनाल। इस नदी का नाम क्या है? मेनाल। यानी कि यहां पर तीन नदियां मिल गई। एक तो कौन सी मिल गई? एक तो मिल गई बनास, एक कौन सी मिल गई? गंभीरी, और एक कौन सी मिल गई? मेनाल। जब ये तीन नदियां आपस में मिल जाती है, ये स्थान है बिगोद, और यहाँ पे क्या बनता है? त्रिवेणी संगम। तो इस स्थान का नाम, इस स्थान का नाम क्या है? इस स्थान का नाम है बिगोद। बिगोद। बिगोद के अंदर ये नदियां आपस में मिल जाती है। फिर हम इस पर बांध की बात करें तो इस पर बनास नदी पर एक बांध स्थित है, इस बांध का नाम है बाघेरी का नाका। बाघेरी का नाका। फिर इस नदी पर एक बांध और स्थित है, इस बांध का नाम है नंद समंद बांध। नंद समंद बांध। ये दो बांध इस नदी पर आ जाते हैं। फिर हमें एक नदी बनाते हैं यहां पर इस प्रकार से। इस नदी का नाम है कोठारी नदी।
कौन सी नदी है? कोठारी नदी। और कोठारी नदी पर एक बांध स्थित है, इस बांध का नाम है मेजा बांध। ये बांध फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया है, मेजा बांध। इस नदी पर कौन सा बांध स्थित है? मेजा बांध स्थित है। एक बार सिर्फ आप ये नाम लिखो, बांध जब पढ़ाऊंगा तब बांध के बारे में पूरी डिटेल बता दूंगा। अपने कोठारी नदी के किनारे एक सभ्यता, इस सभ्यता का नाम है बागोर सभ्यता। बागोरे सभ्यता, बिल्कुल, बागोरे सभ्यता। और जो कोठारी नदी है, इस कोठारी नदी का उद्गम हमें लिखना है दिवेर की पहाड़ी से। कौन सी पहाड़ी से होता है? दिवेर की पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है, दिवेर की पहाड़ी। देखो आगे इसके बाद अपने बात करें कोठारी नदी के बाद में इसमें जो नदी आकर के मिलती है, उस नदी का नाम है खारी नदी। खारी नदी। और खारी नदी का जो उद्गम होता है, वो उद्गम होता है विजराल ग्राम की पहाड़ी से। तो यहां एक पहाड़ी बना देते हैं, इस पहाड़ी का नाम है विजराल ग्राम की पहाड़ी। विजराल ग्राम पहाड़ी। नदी का नाम क्या है? खारी। और खारी नदी पर एक बांध है, इस बांध का नाम है नारायण सागर बांध। नारायण सागर बांध। कौन सा बांध है? नारायण सागर बांध। कौन सी नदी पर स्थित है? खारी नदी पर स्थित है। और यहीं पर एक नदी और आकर के मिलती है खारी नदी के पास में, उस नदी का नाम है डाई नदी। कौन सी नदी है? डाई नदी। यहां इस स्थान पर आकर के मिलती है, इस प्रकार से। डाई नदी। और यहां पर एक बांध स्थित है, इस बांध का नाम है, इसके बाद में जो बांध आता है, इस बांध का नाम है बिसलपुर बांध। बिसलपुर बांध। बन तो जाएगा ना पूरा? अभी नदियां पड़ी है बनाने वाली। हाँ, कोई बात नहीं, पूरा ही बनाएंगे, आधा मिटाएंगे तो फिर क्या। बनाओ बनाओ। इस नदी का नाम है मानसी नदी। और इस नदी का नाम है बांडी नदी। इस नदी का नाम है काली सिल नदी। काली सिल नदी। अब मैं यहां पे आगे बना देता हूं, ये है चंबल नदी। ये कौन सी नदी है? चंबल नदी है। अब थोड़ी सी काली सिल की जो सहायक नदियां हैं, उनकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो काली सिल जो नदी है, इस काली सिल नदी हम पढ़ के आए थे, कौन सी देवी पढ़ी थी हमने? केला देवी मंदिर। कौन सी नदी के किनारे है? काली सिल नदी के किनारे है। और अपने बात करें कि ये जो काली सिल नदी है, इस काली सिल नदी के इस नाम को इधर लिखते हैं काली सिल। यहां पे एक नदी हमें जो ध्यान में रखनी है, कौन सी नदी है? मोरेल नदी है। मोरेल नदी। यह है मोरेल नदी। मोरेल नदी। मोरेल नदी की अगर बात करें तो मोरेल नदी पर एक बांध है। कौन सा बांध है?
मोरेल बांध है, मोरेल बांध। और इस नदी की अपने बात करें, मोरेल नदी, मोरेल नदी में एक सहायक नदी आकर के मिलती है पीछे से। उस नदी का नाम हमें ध्यान में रखना है। उस नदी का नाम है, या तो अपने क्या बोलते हैं उसे, जयपुर से गुजरती है, ढूंढ नदी बोलते हैं उसे, ढूंढ नदी। ढूंढ नदी के नाम पे जयपुर का नाम क्या पड़ा था, ढूंढाड़ नाम पड़ा था। ढूंढाड़ अपने देखते हैं ना, ढूंढाड़ नाम कैसे पड़ा। तो ढूंढ नदी के आसपास का जो क्षेत्र था उसे ढूंढाड़ कहा जाने लगा। बाद में उस क्षेत्र के अंदर जो बोली बोली जाने लगी उसे ढूंढाड़ी कहा जाने लगा। ठीक है, ये बात है। कुछ किताबों में ये मिलता है कि यहां पर कोई एक अजमेर का शासक था, उस अजमेर के शासक ने अपने दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ के मारा था, इसलिए उस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया था, ढूंढाड़ पड़ गया था। तो एक हम इसमें कौन सी नदी बना सकते हैं, एक इसमें हम नदी बना सकते हैं ढूंढ नदी, ढूंढ नदी। देखो प्रश्न क्या आ सकता है, प्रश्न ये आ सकता है कि ढूंढ नदी कौन से अपवाह तंत्र का भाग है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन से अपवाह तंत्र का भाग बनता है भाई, बंगाल की खाड़ी का भाग बनता है। एक बांध बनाना है हमें, इसरदा बांध, इसरदा बांध। और एक हम यहां पर नदी बनाएंगे, इस नदी का नाम है ढील नदी, ढील नदी। तो ये प्रमुख सहायक नदियां हैं। ऐसे तो बनाने को कोई अंत नहीं है, और भी बना लो भली, एक यहाँ पे आप और बना सकते हो, द्रव्यवती नदी एक और है, वो बना लो भली। काली सिल नदी के किनारे एक मंदिर बना देते हैं, कौन सी देवी का मंदिर है, केला देवी का मंदिर है। अब बात आती है कि ये जो चंबल नदी खमनोर की पहाड़ी से निकली है, ये कौन से स्थान पर जाकर के चंबल नदी के अंदर मिलती है। तो कौन सा गांव है, या तो उस स्थान को बोलते हैं अपने रामेश्वरम, कौन सी, इसकी सहायक है वो त्रिवेणी संगम, वो चंबल नदी के अंदर पड़ेंगे, चंबल नदी में पड़ेंगे अपने। इसमें जो त्रिवेणी संगम बनते हैं ना, वो यहाँ पे पड़ेंगे। बना लो भले, यही बनती है। चंबल की सहायक है सीप है, जो यहाँ पे आके मिलती है स्थान पर अब जगह नहीं है यहाँ पे, क्या बनाए, चंबल बनाएंगे ना तब उसमें बना लेंगे। सीप यहाँ पे आकर के मिलती है इस जगह, यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनता है। ये स्थान कहलाता है रामेश्वरम, सवाई माधोपुर में पड़ता है। रामेश्वरम में सवाई माधोपुर में पड़ता है, एक ये बात ध्यान रख लेंगे। और अगर गांव की अपने बात करें प्रॉपर, जैसे पहले रामेश्वरम तो इसलिए कहा जाता है कि जब भगवान राम वनवास गए थे, तब कहते हैं कि इस नदी के किनारे भगवान राम ने मिट्टी का शिवलिंग बना करके भगवान शिव की पूजा की थी, इसलिए स्थान का नाम क्या पड़ गया, रामेश्वरम पड़ गया। वैसे यहाँ पे जो गांव है उस गांव को बोलते हैं पदरा गांव, पदरा गांव, वो लिख लेंगे अपने आगे, अभी इसमें और लिखेंगे ना फिर कचरा सा हो जाएगा ज्यादा। पहले इसे बना लो, फिर अगर किसी नदी का उद्गम हमें लिखना होगा, जगह होगी कॉपी में, जगह बचे तो बता देना, लिखवा देंगे, नहीं बाद में नदी का नाम लिख के और वैसे लिख लेंगे। पहले इसे बना लो भी, ये इतना बन जाए। सारे बांध एक भी जगह पे, जैसे ये बिस्कुट बांध केकड़ी में है, वो बांध केकड़ी जगह पे जिले तो कोई विशेष चेंज नहीं हुए,
हाँ वो एक चेंज है, हाँ बस वही है। इन इसका ध्यान रखना है। गंभीरी नदी है, इस गंभीरी नदी का उद्गम होता है रतलाम जिले से। रतलाम जिला कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में। रतलाम जिले से गंभीरी नदी का उद्गम होता है। कोई जावद पहाड़ी पड़ती है, उस जावद पहाड़ी से। जगह है तो लिख दें, नहीं है जगह। चैनपुरा पहाड़ी है जयपुर ग्रामीण में। और ये बांडी की अगर बात करें तो बांडी नदी का उद्गम होता है सामोद से। इसको चलो क्या लिखते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, बाद में लिखेंगे। बांडी नदी का उद्गम होता है सामोद से। सामोद के अंदर महल है, सामोद के शूटिंग के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थानी व हरियाणवी गानों की शूटिंग होती है सामोद के महलों में। लिखा देंगे, आगे लिख लेंगे, बाकी ज्यादा इनका
यही पूछा जाता है कि ये सहायक किसकी नदी है, यही प्रश्न आते हैं ज्यादा। किसकी? बनास की? राजस्थान में क्या? राजस्थान में इसकी है, सारी राजस्थान में ही है इसकी, बनास की। टोटल इसकी 512। सारी नदी राजस्थान में है, दूसरे राज्य में है ही नहीं ये नदी। सारी नदी कहाँ है? राजस्थान में। जब नदी राजस्थान में होगी तो लंबाई सारी कहाँ होगी? राजस्थान में ही होगी। वो इसलिए है कि जो किताब पहले की है, पुरानी किताब है, उसमें तो इसकी लंबाई मिलती है 470 किलोमीटर, 470 मिलती है, किसी में 480 मिलती है। और जो नई किताबें आई है उनके अंदर इसकी लंबाई मिलती है 512 किलोमीटर। इसमें अंतर यह है कि जो 512 किलोमीटर लंबाई है वो तो है सैटेलाइट के आधार पे, और जो पहले थी वो सीधी अपने मापी हुई थी कि इस नदी की यहां से उद्गम होता है और यहां से यहां तक इसकी लंबाई है। अब जो जो भी प्रश्न आते हैं वो सैटेलाइट की लंबाई के आधार पे आते हैं, नवीनतम आंकड़ों के आधार पे आते हैं। तो नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 512 किलोमीटर है। देख लेना, कोई किताब में जो नई किताब आई है वो 512 ही मानती है, वो 480 नहीं मानती है। आज से 4-5 साल पहले की जो किताब है ना, उसमें आपको वो मिल जाएगी पुरानी वाली, और कई किताबें ऐसी है उनमें आपको दोनों मिल जाएगी, नए वाली भी और पुरानी वाली भी। बना लिया होगा सभी ने या अभी रह गया? कर दें साहब? चलो फिर जल्दी बनाओ इसे। इतने अपने बात कर लेते हैं कि अब तक हमने कितनी नदियां पढ़ ली है। बता सकते हैं कितनी नदियां पढ़ ली है हमने? गिने थोड़ी सी क्या? सबसे पहले कौन सी नदी पड़ी थी? गग्गर नदी पड़ी थी। गग्गर का उद्गम कहां से होता है? कालका पहाड़ी से। विलुप्त कहां होती है? मसूरदी नदी का उद्गम कहां से होता है? मसूरदी। काकनी, कोटरी पहाड़ी, जैसलमेर से। विलुप्त कहां होती है? बुद्ध झील, जैसलमेर। फिर हमने पढ़ी थी कांतली नदी, कहां से उद्गम होता है? खंडेला की पहाड़ी से। और विलुप्त कहां होती है? अलसीसर मलसीसर गांव की सीमा पर विलुप्त होती है। फिर हमने पढ़ी थी खारी, खंडेला, मेंथा, रूपनगढ़। हाँ जी। विजराल ग्राम की पहाड़ी, विजराल ग्राम की पहाड़ी। बना लिया होगा अब? करें आगे? सबसे पहले नोट करते हैं अपने बनास नदी के उपनाम। उपनाम, एक तो नाम मिलता है वर्णासा, एक नाम मिलता है वन की आशा, एक नाम मिलता है वशिष्ठी, वर्णासा, वन की आशा, वशिष्ठी। ये किसके नाम है? बनास के नाम है। अब लिखिए उद्गम। उद्गम, उद्गम में हमें एक बात तो हमने लिख ली कि उद्गम कहां से होता है। कई बार के उद्गम में खमनोर की पहाड़ी हमें मिलती नहीं है लिखी हुई, तब हमें याद रखना है वेरों का मठ। हो सकता है कि ये वेरों का मठ है, ये कौन सी पहाड़ी पे बता रखा है? खमनोर की पहाड़ी पर। खमनोर की पहाड़ी से इस नदी का क्या हो जाता है? उद्गम हो जाता है। विलुप्त कहां होती है? चंबल। चंबल।
विलुप्त पदरा गांव, सवाई माधोपुर। कर दे इसको साफ इधर से। ये इधर वाला तो बना ही लिया होगा, जल्दी बनाओ फिर। खमनोर की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी। कुल लंबाई लिख दीजिए, कुल लंबाई 512 किलोमीटर। कुल लंबाई 512 किलोमीटर। बनास नदी की कुल लंबाई 512 किलोमीटर। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी सिर्फ और सिर्फ कौन से राज्य में बहती है? राजस्थान में बहती है। तो लिख दीजिए एक बात इधर लिख देते हैं, पूर्णतः राजस्थान में, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो बनास है, क्योंकि सारी की सारी लंबाई ही कौन से राज्य के अंदर है? राजस्थान के अंदर है। और इससे ज्यादा लंबी नदी नहीं है जो पूर्ण रूप से एक ही अपने जिले अपने राज्य के अंदर बहती हो, तो ऐसी और कोई नदी नहीं है। तो पूर्ण बहाव के आधार पर यह पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी बनास नदी है। दायां बायां की बात कर लें, थोड़ी सी बात तो सही है आपकी कि दायां और बायां। तो बताओ अभी दायां बायां कौन सा होगा? कौन सा भाग दायां है, कौन सा भाग बायां है इसमें? ऊपर वाला